हेलो। आज का अपना टॉपिक ईरानी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान, जिसे पर्शिया कहते हैं, के हखामनी वंश के राजाओं ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। भारत पर प्रथम सफल ईरानी आक्रमण साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व ने किया था। इससे पहले साइरस द्वितीय जो था कुरु ने आक्रमण का असफल प्रयास किया था। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों में क्रमशः बेहिस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से ये सिद्ध होता है कि दारा ने ही 516 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब एवं सिंध के भूभागों पर अधिकार कर लिया था। हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना। भारत से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में ईरान को मिलता था। ये याद रखिए, इससे प्रश्न बन सकता है। कंबोज एवं गांधार पर भी दारा का अधिकार था। दारा प्रथम ने अपने नौसेना अध्यक्ष स्काइलैक्स को सिंधु नदी मार्ग की खोज के लिए भेजा था। तो किसको भेजा था? स्काइलैक्स, ये नौसेना अध्यक्ष था। हेरोडोटस के अनुसार भारतीय सैनिकों के जो वस्त्र होते थे वो सूती होते थे। दारा प्रथम के उत्तराधिकारी जेरेक्सस ने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती कर यूनानियों के विरुद्ध काम लिया था। वे सैनिक गांधार एवं सिंधु प्रदेश से आए थे। दारा तृतीय अंतिम ईरानी सम्राट था। तो जो अंतिम ईरानी सम्राट था वो दारा तृतीय था, जिसे सिकंदर ने 331 ईस्वी पूर्व में आरवेला के युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध को एरियन ने गोगामेला का युद्ध कहा था। 330 ईसा पूर्व सिकंदर ने पर्सिपोलिस के राजप्रसाद को जला दिया था, ईरान को जीत लिया। दारा तृतीय को सिकंदर के द्वारा पराजित किए जाने से भारत से ईरानी आधिपत्य समाप्त हो गया। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत ईरान संबंध का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ। इस संपर्क से सांस्कृतिक प्रभाव दीर्घकालीन रहे। ईरानी आक्रमण का प्रभाव। पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये भी कई बार सवाल बना है कि वो कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ऐसे उल्टी, इस तरह से ऐसे। तो ये जो लिपि है खरोष्ठी लिपि है। ये पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, ये ईरान से आई, ऐसा माना जाता था। ईरानियों की आर्मेइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ एवं अशोक के अभिलेख में लिपि जैसे शब्दों का प्रयोग, ये ईरानी प्रभाव ही है। अशोक के स्तंभों का शीर्ष घंटाघर होना ईरानी प्रेरणा को प्रभावित करता है। ईरानी छत्र प्रणाली का शक कुषाण शासकों के द्वारा विकास हुआ। ईरानी चांदी के सिक्के सिग्लोई या सैकल्स एवं सोने के डेरिक भारत में प्रचलित हुए थे। मौर्य सम्राट के केश प्रक्षालन यानी बाल धोने की जो प्रथा थी, वो ईरान से ही ग्रहण की गई थी। अगला है यूनानी आक्रमण में
मेसिडोनिया मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया, वल्क एवं काबुल जीतते हुए हिंदकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी पश्चिमी भारत में 28 राज्य, 11 राजतंत्र एवं 17 गणराज्य थे। सिकंदर सिंधु नदी एवं खैबर दर्रे को पार कर भारत पहुंचा था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहयोग दिया। आम्भी के अलावा हिंदकुश के शशिगुप्त, पुष्करावती एवं संजय नामक राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया। इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। बितस्ता का युद्ध, ये कर्री का युद्ध तथा ग्रीक इतिहासकार इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। पोरस का राज्य झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच में लड़ा गया था। एरियन के अनुसार पोरस की सेना में 4000 घुड़सवार थे, 300 रथ थे, 200 हाथी और 30,000 पैदल सैनिक थे। पोरस ने मेरुस की मध्यस्थता से आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर के सामने जब पोरस को बंदी बनाकर ले जाया गया था तो सिकंदर ने पूछा कि पोरस अपने साथ कैसा बर्ताव चाहते हो। तो पोरस ने जवाब दिया था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने इस उत्तर से खुश होकर पोरस का राज्य लौटा दिया था। बड़ी रोचक बात। नीसा के गणतांत्रिक राज्य ने बिना युद्ध के ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली एवं अपने को यूनानियों का वंशज बताया। सिकंदर की सेना ने नंदराज के भय से ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिकंदर झेलम के किनारे बढ़ते हुए सौभूति, सिबी, मालव, क्षुद्रक, सौद्राम, आलोर एवं पाटल को जीतते हुए सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचा था, जहां से उसने सेना का एक भाग नियारकस के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से तथा दूसरा भाग स्थल मार्ग स्वदेश भेजा। सिंधु नदी के तट पर स्थित पाटल में द्वैराज्य प्रथा थी तथा पाटल की विजय सिकंदर की अंतिम विजय थी। यहाँ पर पाइथन नामक ग्रीक को अपना क्षत्रप नियुक्त किया गया, जो कि भारत में अंतिम यवन क्षत्रप था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का अंतिम यवन क्षत्रप कौन था, किसको नियुक्त किया गया था। तो ये था पाइथन। कोनोस नामक सेनापति के सुझाव पर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया था। कोनोस नामक सेनापति, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिकंदर ने वापस लौटने से पूर्व यूनानी देवताओं की स्मृति में ब्यास नदी के तट पर विजय सीमा अंकित करने के लिए 12 विशाल वेदियां स्थापित की और उनकी विधिवत पूजा की। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। मेगस्थनीज के अनुसार मंडनिस नामक दार्शनिक ने सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित किया था। जब मंडनिस को सिकंदर ने अपने दरबार में बुलाया तो उसने कहलवा भेजा कि सिकंदर मेरा सिर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। पहला नगर निकैया यानी विजयनगर जिसको कहते हैं, अपनी जीत के उपलक्ष्य में, तथा झेलम नदी के तट पर दूसरा जो नगर था वो प्रिय घोड़े बुकाफेला के नाम पर बसाया था। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, निकैया और बुकाफेला। तो पूछ सकते हैं कि अपने प्रिय घोड़े के नाम पर किस नगर को बसाया था, तो वो था बुकाफेला।
सिकंदर ने काबुल के पास अलेक्जेंड्रिया तथा सिंध में भी अलेक्जेंड्रिया नामक नगर बसाया था। सिकंदर ने विजित भारतीयों का छत्रप अपने सेनापति फिलिप को बनाया था। अश्वक राज्य की राजधानी मशक थी। इस राज्य की महिलाओं ने पुरुष की मृत्यु के बाद रानी किलियाफिस के नेतृत्व में युद्ध किया था। सिकंदर ने भी महिलाओं को मरवा दिया था। मालवा एवं क्षुद्रकों ने संगठित होकर सिकंदर का प्रतिषेध किया। इस राज्य के ब्राह्मणों ने लेखनी के बदले तलवार उठा ली थी। कर्टियस के अनुसार मालव जन के श्वेत लौह मुद्रा सिकंदर को भेंट दी थी। ये प्राचीन भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य है। आगा लासोई जाति ने सिकंदर के सामने समर्पण करने की बजाय परिवार सहित आग में कूदकर जान दे दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दे दी थी? आगा लासोई ने। ये वही जाति है, इसको याद रखिए। औरनस दुर्ग के विषय में प्रचलित था कि स्वयं हेराक्लीज कृष्ण भी ध्वस्त नहीं कर सका, उसे सिकंदर ने ध्वस्त किया था। पंजाब का कथाई गणराज्य जिसकी राजधानी संगल थी, उन्होंने युद्ध के समय राजधानी के चारों ओर रथों को घेरा बनाया, लेकिन अंत में सिकंदर ने इन्हें पोरस की सहायता से परास्त किया था। कंठों ने ही यूनानियों को जहाजी रसोई घर एवं परिवहन नौकाएं प्रदान की थीं। सिकंदर के इतिहासकार पश्चिमोत्तर भारत में कठ जाति में सती प्रथा के बारे में बताते हैं। सिकंदर 19 माह भारत में रहा था। सिकंदर ने सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों में निकोबार को छत्रप नियुक्त किया। एरियन के अनुसार युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से ज़्यादा श्रेष्ठ थे। प्लूटार्क के अनुसार यदि सिकंदर का आक्रमण ना हुआ होता तो बड़े बड़े नगर नहीं बन पाते। नियार्कस सिकंदर की जल सेना का सेनापति था। ये अच्छा है पॉइंट, इसको याद रखिए। अरिस्टोब्यूलस ने सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओनेसिक्रिटस सिकंदर का जीवनी लेखक था, ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर का मस्तिष्क ज्वर के कारण मतलब दिमागी बुखार हो गया था इसको और ये मर गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद 321 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापतियों में साम्राज्य विभाजन के लिए त्रिपैरेदिसस की संधि हुई। यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव था, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। चलिए देखिए, छत्रप प्रणाली का विकास इसमें हुआ। पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्कों एवं सुंदर मुद्रा के निर्माण की कला का विकास हुआ। उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। यूनानी शब्द का द्रक्म जो है वो भारत में द्रह्म नामक सिक्का हो गया। गांधार शैली की मूर्ति कला का विकास हुआ। भारत एवं यूनान के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। जमीन तथा समुद्री मार्गों की खोज हुई। भारतीयों ने हाथी सेना के स्थान पर घोड़े की सेना को बढ़ावा दिया। भारतीय ज्योतिष भी यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुआ। यूनानी होरोस्कोप शब्द संस्कृत में होरोशास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। भारतीय ज्योतिष के रोमक एवं पोलिश सिद्धांत यूनानियों से ग्रहण किए गए, लेकिन यूनानियों ने चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया था। भारतीय रंगमंच पर
यवनिका शब्द का प्रयोग यूनानी प्रभाव है। यद्यपि यूनानी नाटक दुखांत थे जबकि भारतीय नाटक अत्यंत सुखांत थे। यूनानी आक्रमण का सर्वाधिक जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब देखिए यूनानी नाम क्या था और नदी का नाम, जैसे झेलम का नाम था हाइडेस्पीज और रावी का था हाइड्रोटीज, चिनाब का था अकेसनीज और ब्यास नदी का नाम था हाइफेसिस और सतलज का नाम था जर्ड्रोस या हेसिडोस। रोमन संपर्क तो 27 से 28 ईस्वी में रोमन सम्राट ऑगस्टस और 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत के राजदूत भेजे गए थे। अब आइए कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग साथ में। सिकंदर के हमले के समय उस समय भारत पर कौन सा राजवंश का शासन था? तो वो था नंदवंश। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है जो कि वत्साल उसका सेनापति था। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो घनानंद ही था। ऊपर अभी हमने जो है व्याख्या देखी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो ये बात तो सही है। और वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, गलत। तो यही जो है इसका जो है विकल्प सी वाला सही है। अब आप इसकी ये डिटेल पढ़ लीजिए पूरी। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, सी विकल्प सही है इसका। इसके बाद देखिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो वो था मशक। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एवं सीमांत गणराज्य थी जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे गए थे जिनके पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही। उसकी फौज बेहतर थी, ये बात भी करेक्ट है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ये बात भी सही है। और चौथा जरूरी नहीं वो सही होता, तो इसलिए इसका जो सही है वो बी पार्ट सही है। अगला इसकी आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए रोक के वीडियो। इस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वो था पुरु, पोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने ऊपर जब पूरा डिटेल पढ़ा था उसमें। पुरु पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। क्योंकि जब सिकंदर ने उसको बंदी बनाया तो उसे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए, तो उसने कहा था एक राजा दूसरे के राजा के साथ जैसा करना चाहिए व्यवहार वैसा। तो इससे वो बड़ा प्रभावित हुआ था सिकंदर और उसका वापस कर दिया था। ये कहानी थी। चलिए अभी ऊपर आप देखे थे। अगला जो है वो है
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो जो नहीं आया था वो डायमेकस था, डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस सिकंदर के समय भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।